महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की जो वोटिंग की गिनती है वो फिलहाल चालू है। हमें लग रहा था शुरुआत से कि दोनों ही राज्यों में पेच जो हैं वो फंस जाएंगे, लेकिन नहीं। क्लीन स्वीप दो अलग अलग पार्टियों ने इन दो अलग अलग राज्यों में किया है। हमारे साथ आज इस बात पर चर्चा करने के लिए अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे से भारत की जो राजनीति है उसको समझते हैं। शुरुआत से हमें ऐसा लग रहा था कि पेंच दोनों ही राज्यों में फंसेगा, महाराष्ट्र में भी फंसेगा, झारखंड में भी फंसेगा, लेकिन क्लीन स्वीप, एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ INDIA। देखिए, आप खुद अभी झारखंड गई थी, जी जी जी, ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने कवरेज भी की थी। एक चीज पिछले दिनों में जो देखने को मिल रहा है पब्लिक के मूड की अगर मैं बात करूं, तो जनता जिसको भी चुन रही है थंपिंग मेजोरिटी के साथ, हाँ। कि आप ये फिर शिकायत मत करना कि भैया हमने आपको सरकार अच्छे से चुनने का मौका नहीं दिया, आप बढ़िया से काम ना करो। हरियाणा में देखिए बीजेपी उसी तरीके से जीती, यही आपने महाराष्ट्र में देखा और यही आपने देखा झारखंड में। आपने बहुत सही विमर्श किया, चर्चा जो आपने जहां से शुरुआत की, आपने कहा कि इन दोनों ही राज्यों में हम लोगों को भी लग रहा था जब हम चर्चा करते थे या तमाम पॉलिटिकल पंडित से बात करते थे कि शायद ऐसे नतीजे आएंगे कि हंग असेंबली ना हो जाए, कहीं त्रिशंकु विधानसभा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों जगहों पर बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। अब रही बात झारखंड की, तो झारखंड में देखिए बहुत सारे कारक हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। पहले तो मुझे ये आप बताइए, मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मैं भी एंकर हूं। आप जब झारखंड में घूम रही थी, आपने सैकड़ों लोगों से बातचीत की होगी, अलग अलग शहरों में आप गई होंगी, आपको लगा था कि हेमंत सोरेन फिर से इस तरीके से आएंगे झूमते हुए एकदम? मतलब इसका जवाब मैं क्या दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब मैं ग्राउंड पर गई थी तो मैं बता रही हूँ कि जो झारखंड पूरा राज्य है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है ग्रामीण इलाका और दूसरा है शहरी इलाका। तो शहरी इलाकों में हमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलेगी वहां से, और ग्रामीण इलाकों में JMM को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अंत में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि मैं शुरुआत से ये बात कह रही थी कि झारखंड में कहीं ना कहीं हो ना हो, झारखंड में कांटे की टक्कर जरूर होगी। शुरुआती रुझानों में हमें ये देखने को भी मिला कि बहुत स्ट्रगल हो रहा था दोनों ही गठबंधनों में आगे आगे पहुंचने की, लेकिन एंड में JMM ने आगे अपने आप को खींच लिया। तो हाँ, मतलब कांटे की टक्कर का अनुमान तो मैंने लगाया ही था। ये दरअसल बड़ा ही एक अच्छा ये शब्द है, कांटे की टक्कर। हाँ। इससे हम पत्रकार बचने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे ऊपर कोई आरोप ना लगे, और तमाम जो पॉलस्टर्स हैं उनको भी देखिए हाल के दिनों में तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, टक्कर दिखा देते हैं, जबकि आप देखिए नतीजे बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। हाँ। देखिए झारखंड के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें मेरे मुताबिक। एक मैया योजना जो वहां की सरकार लेकर आई थी, हेमंत सोरेन सरकार। जैसे आप देखें तो महाराष्ट्र में भी जो लाडली बहन योजना चली है, तो ये मैया योजना, इसका फायदा मिला है उनको, हेमंत सोरेन को, क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उन्हें लगता है कि चलो घर के लिए, परिवार के लिए कुछ आर्थिक मदद मिल रही है, तो उसका एक फायदा इनको मिला है। दूसरी बात, हम लोगों में, जो हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी, हमारे अंदर एक चीज खासियत क्या होती है कि हमें अगर कोई लगता है कि कोई सताया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, कोई कमजोर है, तो हम अपने आप उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आपने अगर महसूस किया, एम्पैथी फील करते हैं। बिल्कुल, आस पड़ोस में भी अगर आपको लगेगा यार उसको तो बिना मतलब पीट के लोग चले जाते हैं, परेशान करते हैं, तो आपकी जैसे 5-10 लोग उसके साथ जाके खड़े हो जाएंगे कि देखता हूं तुम्हें कौन पीटता है। हेमंत सोरेन के साथ ये चीज हुई है। उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, जो कुछ उनके साथ हुआ, ईडी ने कार्रवाई की, जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़ा, इसका उन्हें फायदा मिल गया। ये चीज बीजेपी के खिलाफ चली गई, क्योंकि ये नैरेटिव सेट करने में हेमंत सोरेन बिल्कुल सफल रहे कि देखो मुझे परेशान किया जा रहा है, हाँ। मैं शहीद हो रहा हूं, शहादत की मुद्रा में आ गए, और परेशान करने वाला कौन है? बीजेपी है, वो आताताई है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जनता ने इन्हें फिर वोट दे दिया। और आपने कहा ना कि वहां पर दो तरह के वोटर्स थे, ग्रामीण इलाके, शहरी इलाके। वहां पर आदिवासी जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं वोटिंग के मामले में, संख्या बल के मामले में, तो वो तो पहले से खड़े थे इनके साथ। बाकी जो वोटर्स थे वो भी आ गए, एम्पैथी आ गई ना। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं झारखंड से भी बिलोंग करती हूँ और मैंने चुनाव भी कवर किया, तो मुझे ये चीज मालूम है कि झारखंड में आप हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा नहीं ला सकते हैं। जो चीज महाराष्ट्र में काम किया, इनका जो नारा कटोगे बटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा जो महाराष्ट्र में काम कर रहा था, वो चीज झारखंड में नहीं है, क्योंकि झारखंड में मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है नहीं। वहां पर आदिवासी हैं, ज्यादा जो वोटर्स हैं वो आदिवासी है, उनको फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम वाले बटोगे कटोगे वाले नारे से। तो ये भी ये नैरेटिव नहीं चला, आप सही ये भी नहीं चला, नैरेटिव नहीं चला। और लोकल वोटर से भी जब मैंने बात की तो वो काफी ज्यादा नाराज भी हो रहे थे कि हम नहीं चलने देंगे झारखंड में हिंदू मुस्लिम कार्ड बीजेपी का। तो ये सिर्फ झारखंड नहीं है, बिहार भी है। बिहार और झारखंड दोनों राज्य का मिजाज एक ही है, पहले दोनों एक ही राज्य थे। इन जगहों में जो वोटर्स हैं, अगर आप गौर करिएगा तो वहां पर ये चीजें, इस तरह की राजनीति ज्यादा चलती नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, इंपॉर्टेंट बात है जो हमें दर्शकों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। अगर आप देखेंगे झारखंड के नतीजों को विश्लेषण करेंगे तो उसमें जो स्ट्राइक रेट है वो जबरदस्त है। मतलब हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी
जो कांग्रेस महाराष्ट्र में पस्त हो गई, यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 90% स्ट्राइक रेट है, यानी अगर आपने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा तो आप 90 सीट जीत गए, 10 पे लड़ा तो 9 सीट जीत गए। आप समझ रही हैं, स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। और इस मामले में बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। एक तो आजसू वाला नुकसान भी हो गया, सुदेश महतो भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। चंपई सोरेन जिनसे बड़ी उम्मीद मैं वही पॉइंट लेकर के आने वाली थी कि हमें लग रहा था कि चंपई सोरेन कोल्हान की सारी सीटें लेकर के बीजेपी के पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन ये नैरेटिव भी सेट करने में सफल रहे थे कि ये धोखेबाजी हुई है चंपई सोरेन की तरफ से, तो उनके वोटर्स तो नहीं पहुंचे। कोल्हान टाइगर उन्हें कोल्हान टाइगर उन्हें फेल हो गए, कोल्हान टाइगर कहाँ वो गरज पाए, कुछ नहीं हो पाया। उसके पीछे वजह है वो बीजेपी को ये उम्मीद थी कि उनको एक आदिवासी, बड़े आदिवासी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करके हम हेमंत सोरेन के वोट को काट लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, जनता ने कहा नहीं, आदिवासी नेता के तौर पर शिबू सोरेन को हम देखते थे, अब उनके पुत्र हैं, विरासत की राजनीति कर रहे हैं, अब हम उन्हें देख रहे हैं। चंपई नहीं ले पाए। बहुत स्ट्रेटेजिकली हेमंत सोरेन ने ये सारी चीजों को, मुझे लगता है, जेल में बैठ करके प्लान किया होगा उन्होंने, क्योंकि अगर आप देखो हुलिया तक भी हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन का कॉपी कर लिया था। वो एकदम चाणक्य की तरह बैठ करके सोच रहे थे कि अगर कुछ भी हो जाए, हमें इस चुनाव में जीतना ही जीतना है। हर एक उनका कदम जो था वो बहुत अच्छे से प्लान हो रहा था, और इसमें सहयोगी के तौर पर कल्पना सोरेन जो उभरी हैं इस चुनाव में, इसको मतलब हम नकारा नहीं जा सकता इस फैक्टर को। कहते हैं ना, पति पत्नी साये की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। वाकई में कल्पना को आप इन मौकों पर देखिए, जब वो जेल भी गए तो एकदम ऐसा लगा कि साये की तरह उनके साथ खड़ी है। और दूसरी बात, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, जो आपने कहा कि जेल में जाकर ऐसा लगा कि दिमाग में उनकी सब सारी प्लानिंग चलती रही है। राजनीति में ना संकेतों के बड़े मायने होते हैं। आप देखिए, अगर आप याद करिए, पश्चिम बंगाल वाला जब चुनाव चल रहा था तो मोदी जी के देख के दाढ़ी बढ़ा ली थी उन्होंने। उनका जो गेटअप था बिल्कुल अलग था। लोग उस वक्त कह रहे थे कि दरअसल वो रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉपी कर रहे हैं उनको, ताकि वोटर्स उनके साथ आ जाएं। बिल्कुल हेमंत सोरेन ने वही काम किया है। उन्हें ये लग गया कि जिस तरीके से एक संजीदा आधुनिक टाइप के शहरी नेता की तरह दिख रहे हैं, उसका उनको उतना फायदा नहीं होगा अगर वो देसी गवाई शिबू सोरेन जी की तरह दिखेंगे। और वही हुआ, एकदम उनका लुक अगर आप देखें तो अपने पिताजी की तरह बिल्कुल सेम। मैंने उनको सामने से देखा, मैंने इनफैक्ट उनसे ये सवाल भी पूछा कि आप किसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा ऐसे हो गया कि तुम तो मीडिया वाले ये सवाल पूछोगे, क्योंकि वो ट्रोल भी हो रहे थे ना। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में मोदी जी का जो गेटअप था और इस इलेक्शन में हेमंत जी का जो गेटअप था, उसको सोशल मीडिया पे काफी कंपेयर किया जा रहा था कि कहीं कौन किसको यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो मैंने जब ये सवाल उनसे पूछे तो कह रहे तुम मीडिया वाले तो यही बात करोगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो हथकंडा उन्होंने अपनाया था वो काम कहीं ना कहीं कर गया। मुझे लगता है इसके लिए जो भी उनकी टीम भी होगी, आजकल तो नेताओं को सलाह देने के लिए बाकायदा पूरी टीम होती है कि आप ये करें, ये ना करें, ऐसे दिखें, वैसे करें, तो अच्छी टीम है उनकी। दो वजहों से, एक तो आपने जो बात बताई बहुत ही अच्छा फैक्टर आपने बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है। दूसरी चीज आप देखिए कि उन्होंने अपने आप को एक फैमिली मैन की तरह दिखाया पूरे चुनाव के दौरान। कल्पना जी उनके साथ साथ नजर आई। आज भी जो तस्वीर उन्होंने एक्स पर डाली है, पोस्ट किया, उसमें अपने बेटों के साथ हैं। बच्चे ऐसा लग रहा है कि स्कूल से अभी आए हैं और उनको गले लगाकर ऐसे उनके साथ हैं। एक दिन पहले जब उन्होंने तस्वीर शेयर की चंपी करते हुए, चंपी करते हुए कि उनकी पत्नी उनके सिर में तेल लगा रही हैं और उनकी मेरे ख्याल से उनकी मम्मी थी वो, अच्छा वो उनकी अपने बहू के सिर में तेल लगा रही है। ये सारी चीजें ऐसी थी जो पब्लिक को जोड़ने का काम करती है, पब्लिक कनेक्ट। बिल्कुल। तो पब्लिक कनेक्ट के मामले में भी हेमंत सोरेन अब उस्ताद हो गए, मुझे तो लगता है। हाँ, एकदम ये मंज गए हैं, मंज गए। जेल में जाना कहीं ना कहीं फायदेमंद हुआ, अगर ये बात कहूँ तो। किया उन्होंने वहां पर जाकर, अच्छी बात है ना, उनके लिए काम मतलब कारगर रहा। अब आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र चुनाव की तरफ हम चलेंगे। मतलब कुछ दिन पहले मैं चर्चा भी कर रही थी अपने व्यूअर्स के साथ ये कि चाहे महाराष्ट्र में किसकी भी सरकार बने, लेकिन कलेश तो होना ही होना है, और 23 तारीख से कलेश की शुरुआत हो जाएगी और कलेश सीएम की कुर्सी पर होगा। अब हम देख सकते हैं कि पीसी वगैरह एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उधर झूम रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे देखिए मसला क्या मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कुर्सी को लेकर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी को जितनी सीटें मिल गई हैं, अब दोनों पार्टियों की मजबूरी है, चाहे अजीत पवार वाला धड़ा हो या फिर एकनाथ शिंदे, कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। मतलब लेकिन आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने अपने सीएम को एकनाथ शिंदे को ही माना है, उनके नाम पे ही वोट पड़ा है। नहीं, लोकल मुंबईकर्स जो हैं वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये गठबंधन चुनाव में गया था, जीत मिली है। एकनाथ शिंदे सरकार की जो योजनाएं थी उसका फायदा मिला है, जैसे महिलाओं मतलब मैं वही कह रही हूँ कि जो जीत का श्रेय है उसको एकनाथ शिंदे को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं दे सकती हैं। उन्होंने भी वोटर्स को जोड़ा है काफी ज्यादा महाराष्ट्र चुनाव में। देवेंद्र फडणवीस एक करिश्माई नेता है वहां पर, बिल्कुल उनकी बहुत ज्यादा वहां पर स्वीकार्यता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
और जिस तरीके के बयान खासतौर पर उन्होंने दिए, जिस लाइन पर दिए, ओवैसी को लगातार काउंटर करते रहे, हिंदू मुसलमान वाली बात कहते रहे, ध्रुवीकरण की जमकर वहां राजनीति हुई, योगी आदित्यनाथ वाला नारा बटोगे तो कटोगे, और फिर मोदी जी वाला जो नारा था एक है तो सेफ है, ये खूब चला वहां पर चुनाव। हाँ, वो चुनाव में तो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मतलब मैं दोनों को एज एन इंडिविजुअल पकड़ करके कंपेयर कर रही हूँ। अगर आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी देखो तो शिंदे की पॉपुलैरिटी ज्यादा है इस वक्त। नहीं, मुझे नहीं। उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस का बैकफुट लेना। आपको बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पर्दे के पीछे भी कई कहानियां चल रही हैं। जी बिल्कुल। हालांकि हम लोगों को नहीं पता, ना मैं इसकी कोई तस्दीक करता हूँ, पुष्टि करता हूँ, लेकिन हमसे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी कही कहानी के आधार पर ये बात बता रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस पिछली बार जब डेप्यूटी सीएम बने, वो सीएम बनने वाले थे। एकनाथ शिंदे जब आए तो उनको ये पहले से कह दिया गया था कि आप डिप्टी सीएम के तौर पर ही आएंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि दिल्ली में बैठे एक बहुत बड़े नेता वो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं करते थे, माफ करिएगा, देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं। उन्हें लगा कि देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बन गए तो मजबूत हो जाएंगे, तो उन्होंने ये खेल कर दिया, एकनाथ शिंदे को सीएम बनवा दिया और इनको बनवा दिया देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम। तो एक तरीके से उनकी लॉटरी लग गई थी उस वक्त। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा आई हैं बीजेपी के पास, और बीजेपी के चेहरे तो देवेंद्र फडणवीस ही है ना लगातार, और आरएसएस में भी। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने गौर की हो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस नतीजों के बाद, कैसी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहा गया था कि तीनों नेता मिलकर करेंगे, मतलब महायुति के तमाम नेता मिलकर। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, देवेंद्र फडणवीस ने पीसी कर दी, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज, और परिवार के तमाम सदस्यों के साथ आगे मीडिया के सामने उनकी माताजी कह रही है कि सीएम के तौर पर उन्हें देखना चाहती हैं। तो ये पोस्चरिंग है ना, अब इसमें पीछे हटा पाना समझ में तो वो आ जाता है कि प्रोटोकॉल वगैरह, सिक्योरिटी वहां पे तेज कर दी गई है फडणवीस जी के घर के बाहर, तो ये सारी चीजें तो समझ में आ जाती हैं हमें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी कलेश जो होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे कॉम्प्रोमाइज करेंगे सीएम की कुर्सी से, वो भी उनके पास भी अपने वैलिड रीजंस हैं। नहीं, देखिए क्या उनके पास विकल्प नहीं है, अनटिल अनलेस फिर से कोई खेल हो पर्दे के पीछे से बीजेपी का ही। अब महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां पर रातों रात खेल हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र आपको पता है मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, अरबों रुपए का टैक्स कलेक्शन वहां से होता है, तो एक समृद्ध राज्य है, कोई भी चाहता है कि उनकी वहां पर सरकार हो, उनके लोग हों। तो बीजेपी में जो पिछली बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चली थी, जो कहा गया था, अगर वैसी ही कोई साजिश रच दी गई दिल्ली में बैठ के, तब तो हो सकता है उलटफेर हो जाए, वरना मानकर चलिए कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होने जा रहे हैं अगले। चलिए ठीक है, अब से थोड़ी देर बाद हमें पता चल ही जाएगा, वैसे औपचारिक ऐलान ऑफिशियल। हाँ जी बिल्कुल, आप इससे पहले की चर्चा को समाप्त करें, उत्तर प्रदेश को मत भूलिएगा। अरे बिल्कुल सर, इलेक्शन हुए हैं, बिल्कुल, योगी जी 7-2 से जीत गए इसमें। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज नहीं जा रहा है बिल्कुल पॉलिटिकली? अगर देश की राजनीति को हम देखें तो क्या मैसेज आ रहा है इससे? मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी में 2 बड़े नेता बन के उभरे हैं, क्षेत्रीय शत्रप। एक जमाने में बीजेपी में बहुत सारे क्षेत्रीय शत्रप हुआ करते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए, और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो मजबूत हो गई। लेकिन एक बार फिर से यहाँ योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस। देखिए, ये बात मैं बोलना नहीं चाह रही थी, क्या आगे आने वाले समय में देश की राजनीति में हमें बीजेपी के अंदर क्लैश ऑफ टाइटन्स देखने को मिल सकता है? चीजें चल रही हैं, आप तो अक्सर ये खबरें सुनती रहती होंगी कि उत्तर प्रदेश में ये होने वाला है, ये करने की कोशिश की जा रही है। केशव मौर्य नाराज हो जाते हैं, योगी जी के बारे में कुछ कहने लगते हैं, कोई उस पे आके ये कह देता है कि उन्हें दिल्ली से उनको समर्थन दिया जा रहा है। ये चीजें चल रही हैं और ये चीजें बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा समय और चीजें जो है महाराष्ट्र को लेकर और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। बाय इलेक्शंस की तो कहानी आपको पता ही चल गई है, काफी शीशे की तरह वो साफ है। झारखंड में भी मामला जो है पूरा क्लीन दिख रहा है। जेएमएम सरकार बनाएगी, हेमंत सोरेन अगले मुख्यमंत्री, दोबारा दोहराई जाएगी सरकार वहां पे। लेकिन महाराष्ट्र में जो अभी भी सीएम फेस को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मुझे लगता है पार्टी आज रात तक वरना कल सुबह मैक्सिमम तक इस चीज को अनाउंस कर देगी। 3 दिन का वक्त भी वहां सरकार गठन के लिए आपको बता दूं, क्योंकि वो जो कार्यकाल खत्म हो चुका है वहां। ओके, तो समय बहुत कम है महाराष्ट्र में, और खबर जो भी हो आपको उससे अपडेटेड रखा जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।